नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर आज टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल फाइबर फोरेंसिक लैब की करेंगे शुरुआत। एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। जुलाई में देश का जो औद्योगिक उत्पादन है उसकी वृद्धि 4 महीने के उच्चतम स्तर पर 3.5% पर यह आंकड़ा। पहाड़ से मैदान तक बारिश से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी। और खेल की खबरों में फिट इंडिया मिशन के तहत मनाया जा रहा है आज राष्ट्रीय खेल दिवस। 1 घंटा खेल के मैदान में है इस बार की थीम। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा भारत जापान रिश्तों को नई मजबूती देने के साथ साथ एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। ये यात्रा सिर्फ कूटनीति का अवसर नहीं बल्कि भारत जापान संबंधों में एक नया पड़ाव साबित होने जा रही है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत और जापान, 2 लोकतांत्रिक ताकतें जिनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। ये दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तरफ ये मोदी का 2014 के बाद जापान का 8वां दौरा होगा, तो वहीं दूसरी ओर ये प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनका पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन भी होगा। ऐसे में ये मुलाकात भारत जापान रिश्तों की गहराई और उनके भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship. शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्री विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा जनसंपर्क पर चर्चा होगी। दोनों देश इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी कदमों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी भारत और जापान के कारोबारियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का जापान के राजनयिकों और राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और जापान एक दूसरे को कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर सकते हैं। भारत और जापान के इकोनॉमिक टाइज और कल्चरल टाइज पिछले कुछ बरस में काफी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक सेक्टर में हाई स्पीड रेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन के 4 सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जापानीज इन्वेस्टमेंट और इंडियन टैलेंट का कॉम्बिनेशन, भारत का स्टेबल गवर्नेंस जापानीज कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस दिया। 2 देश का विन विन सिचुएशन ही हमारा एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा निवेश, व्यापार और कूटनीति तीनों मोर्चों पर भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। टोक्यो से दिल्ली तक ये साझेदारी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। विश्वास का बंधन, विकास का सफर। भारत और जापान के रिश्तों की बुनियाद ही यही है। 11 वर्षों में 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर होंगे और ये मौका है द्विपक्षीय वार्ता का। जापान के प्रधानमंत्री शिदा के साथ ये उनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता है।
माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी, सुरक्षा और दूसरे पहलुओं पर तो बात होगी ही। दोनों ही नेतृत्व टोक्यो से पूरी दुनिया के लिए एक संदेश देना चाहेंगे कि ये वक्त संरक्षणवाद का नहीं है, सभी को साथ लेकर चलने का है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। तो भारत जापान संबंध, अगर बात की जाए पुराने साझेदार, नई प्राथमिकताएं, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में मौजूद जो भारतीय समुदाय है उसमें गजब का उत्साह है। आइए देखते हैं, हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने वहां जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो भारत के बाहर एक मिनी भारत इस वक्त जापान की टोक्यो में जमा हो चुका है और जापान के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। और भारत माता की जय के नारे लगातार बन रहे हैं। आप कहाँ से? मैं टोक्यो जापान में रहता हूँ। मैं यूपी से रहने वाला हूँ, हापुड़। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी से अनुरोध है कि आप जैसा कर रहे हैं बस वैसा ही करते रहें। दुनिया बहुत बदल रही है, आपको नहीं बदलना है। आपकी छवि जैसी बस वैसी ही रहे, आप ऐसे ही काम करते रहें। हमको बहुत खुशी हो रही है कि आज मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम बहुत सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मोदी जी, आपका बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं बनारस से हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मोदी जी हमारे भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है ही, बट उसके साथ साथ पूरी दुनिया का अटूट विश्वास है वो। आज वो जापान में है, देखा, पूरे भारत का दर्शन हो गया और आज हम बहुत खुश हैं इतने नज़दीक से उसको देखेंगे। और कोई बोलना हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुसिता हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जापान की धरती पर भी मां भारती का उद्घोष। और वहीं भारत और जापान की दोस्ती कई दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के बाद उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। भारत के कारोबारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। वैसे तो भारत और जापान की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद में यहाँ पर जो सेंटिमेंट है उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। और भारत के कारोबारी इस दौरे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ ऐसे ही कुछ कारोबारी हैं जो कि बात करने के लिए इस वक्त। शाम जी, थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से आपके एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा हुआ है मोदी जी की वजह से। भारतीय मिलेट्स कोई जानता नहीं था। जब से मोदी जी आए, योगा दिन के सभी जितने भी पार्टिसिपेट हुए सबको मिलेट्स के ही प्रोडक्ट दिया जाता है। पहले कोई पानी पूरी को समझ नहीं, जब से मोदी जी ने अभय सन के साथ एक बार पानी पूरी खाई तो हर घर में पानी पूरी पहुंच गई जापान में। ट्रैवल टूरिज्म किस तरह से प्रभावित हुआ है, थोड़ा सा आप हमें समझाइए। और कैसे, क्या अब जापान के लोग भारत में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम काफ़ी बढ़ चुका है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से। जब से उसके अंदर 200% से 300% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उनके आने से जापानीज़ लोग इंडिया में जाके कल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। भारत और जापान के बीच में जो कारोबारी संबंध हैं वो कैसे मजबूत हुए हैं और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए? देखिए, भारत और जापान के संबंध जैसे आपने कहा कि बहुत पुराने हैं। मैं भी यहाँ पर करीब 50 साल से हूँ, तो इसकी वजह से मैं जानता हूँ कि आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और इस पे जो अब हमारे मोदी गवर्नमेंट ने जो सहूलियत दी है कि वो जल्दी से जल्दी वो खोल सकते हैं और उसके कितने टैक्सेस और उस सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसकी वजह से इसमें बिजनेस और बढ़ेगा। भारत और जापान एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है वो इनके पास है, जो कि टेक्नोलॉजी है और पैसा है, और हमारे पास काम करने वाले लोग हैं और जगह है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये काम और आगे ही बढ़ेगा। और आनंद जी, चूंकि आप यहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आते हैं, ये जो भारत का स्वाद है वो कैसे विस्तार ले रहा है जापान में, थोड़ा सा बताइए। और मुझे पता चला है और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का यह जापान का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है दोनों देशों के लिए। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लेकर ये दौरा बेहद
अहम माना जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से इस दौरे को एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एशिया की ताकत साथ साथ दिखाई देगी। टोक्यो से दिल्ली तक रिश्तों की ये नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। 2 दिवसीय जापान का दौरा है प्रधानमंत्री का। भारत जापान संबंधों को अगर आंकने की कोशिश करें तो पुराने साझेदार हैं, दशकों पुराने, लेकिन प्राथमिकताएं नई हैं, साझा हित नए हैं, कई सनराइजिंग सेक्टर्स हैं नए हैं जहां पर निवेश होना है। और प्रधानमंत्री का ये जापान दौरा विकास को कैसे नई दिशा और नए आयाम देगा, ये देखना होगा। साथ ही साथ विश्वास और विकास की इस कहानी को किन क्षेत्रों से होकर भारत और जापान एक नया अध्याय लिखेंगे, ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री का जापान दौरा रणनीति और सहयोग का एक नया चैप्टर शुरू करेगा इन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, जहां पर सॉफ्ट पावर को भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जो संस्कृति है दोनों देशों की, उसमें सद्भाव, आत्मीयता और आध्यात्म, ये सब दशकों पुराना है। साथ ही टोक्यो की इस यात्रा से एशियाई साझेदारी का एक नया स्वरूप हम वैश्विक पटल पर देख पाएंगे। उस वैश्विक पटल पर जिसमें प्रधानमंत्री कई अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि 21वीं सदी एशियाई युग है और ऐसे में लुक ईस्ट के लिहाज से तमाम देशों को मिलकर साथ आना है। दोनों देशों की दोस्ती की नई उड़ान है और टोक्यो में भारत की ये नई ताकत हम देखेंगे, जहां विशेष तौर पर रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर समीक्षा की जाएगी। दोनों देशों ने अपने सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए और साथ ही साथ जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उसमें कैसे बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कांटेक्ट के जरिए इन्हें मजबूत करने के लिहाज से साझा हितों को और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर दोनों देश कई आयामों पर चर्चा करने वाले हैं। और साफ तौर पर हमें यह भी समझना होगा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अपने 10वें वर्ष में है। उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हम जानते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और जापान की साझेदारी अपने आप में बहुत मजबूत है और इसे अब एक नए विस्तारीकरण और एक नए आयाम के साथ अलग चरणबद्ध तरीके से आगे ले जाने की जरूरत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, हम बात कर रहे हैं डिफेंस, हम यहाँ बात करें गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि और ऑटोमोबाइल्स, ऐसे ये तमाम वो सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिनके सकारात्मक सूचक के लिहाज से हम आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये कुछ इसी तरह के अध्याय लिखता हुआ नजर आएगा। तो कैसे वित्तीय और तकनीकी सहयोग यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसको लेकर हमेशा प्रधानमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि वो हिचक अब दूर हो चुकी है, ये तकनीकी समझ कैसे अब तब्दील हुई है तकनीकी लेन देन में, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो अब आसान हुआ है और वो आसान हुआ ताकि वो समाधान के तौर पर जो विकसित हो रहे देश हैं उनके लिए उनके कई ऐसे सवाल हैं उनका जवाब बन पाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्वाड जिसकी परिकल्पना ही जापान और भारत की मजबूत रिश्तों ने रखी, ऐसा स्तंभ जिसमें हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुखरता से शांति के अग्रदूत बनकर कैसे आगे जाएंगे, उस लिहाज से क्वाड बेहद जरूरी है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक सक्रिय भूमिका हम आने वाले सालों में देखेंगे। इंडस्ट्रियल सहयोग की अगर हम बात करते हैं, कैसे बुलेट ट्रेन की तकनीक, शहरी विकास मॉडल का अध्ययन, क्या कुछ भारत सीख सकता है, क्या कुछ ले सकता है जापान भारत से, क्योंकि जब हम आज के इस आधुनिक युग की बात करते हैं तो दोनों ही देशों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, विन विन सिचुएशन है। और इसीलिए जापान के क्योटो को वाराणसी की अगर हम बात की जाए, बनारस की हम बात करते हैं, उन दोनों को सिस्टर सिटीज कहा जाता है। इसलिए बनारस के घाटों का जब हमने उद्धार किया, जिस तरह से जीर्णोद्वार किया गया, वो क्योटो के तर्ज पर किया गया था 2014 में, अगर आपको याद हो, जब शिंजो आबे की जो दोस्ती है प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें लगातार दोनों ही नेताओं की ऊष्मता ने दोनों देशों के रिश्तों को बहुत प्रगाढ़ता से आगे लेकर प्रधानमंत्री गए।
ऐसे में क्योटो वाराणसी कनेक्शन मैंने आपको बताया, वहीं स्मार्ट सिटी और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर लगातार दोनों देश काम कर रहे हैं। और 2017 बहुत ऐतिहासिक क्षण रहा था दोनों देशों के लिए। क्यों? क्योंकि शिंजो आबे के साथ मिलकर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। वो बुलेट ट्रेन जो सपना है, और वो बुलेट ट्रेन को कैसे दोनों देशों की उस आर्थिक और समसामयिक प्रगति को हम उस ट्रैक पर दौड़ते हुए देखेंगे। अजय मिश्र इस वक्त जुड़ गए हमारे संवाददाता टोक्यो से। अजय, भारत और जापान यानी दिल्ली से टोक्यो का ये जो ऐतिहासिक सफर है, अपने आप में जिन क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया, उस लिहाज से प्रधानमंत्री इस 2 दिवसीय दौरे में इन तमाम क्षेत्रों में नया अध्याय लिखते हुए जापान के साथ। चल आपने बिल्कुल सही कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त जापान पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि जो पूरी दुनिया में इस वक्त माहौल है जिसमें संरक्षणवाद इस वक्त चरम पर है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि इकोनॉमी को लेकर के अलग अलग देश अपने अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं और जापान के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसमें इन सभी जो तथ्यों की समीक्षा की जाएगी कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको कैसे और बेहतर बनाया जाए, दोनों देशों के बीच जो कारोबारी संबंध है उनको और कैसे मजबूती प्रदान की जाए। साथ ही साथ ये भी कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें शांति और स्थिरता के लिए ये दोनों ही जो देश हैं वो क्या कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, उस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। तो पीपल जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पर तो निगाहें रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में भी इस विजिट को काफी अहम माना जा रहा है। अजय, आपने बहुत अहम बात की कि किस तरह से हम बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कांटेक्ट इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जिस तरह का इस वक्त वैश्विक परिप्रेक्ष्य और जिस दौरान ये दौरा हो रहा है उसमें दोनों ही देशों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक विन विन सिचुएशन, और खास तौर पर जिस सांस्कृतिक जुड़ाव की हम बात करते हैं दोनों देशों में, उसमें सॉफ्ट पावर का भी एक मजबूत और मुफीद उदाहरण ये दौरा। आपने बिल्कुल सही कहा, और अगर आप देखें तो इस पूरे दौरे को आप 3 प्रमुख सेक्टर्स में बांट करके देख सकते हैं। पहला तो ये कि भारत और जापान के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से, जिसमें कई सारे क्षेत्र हैं जिसका आपने भी जिक्र किया कि उसकी समीक्षा की जाएगी। उसमें नए सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र के रूप में सामने आ सकते हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बातचीत हो सकती है। दोनों देश इस बात पर बातचीत कर सकते हैं कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस के सेक्टर में एक दूसरे को और मदद की जाए और कैसे इस रिश्ते को और बेहतर बनाया जाए। दूसरा जो आपने सॉफ्टवेयर बात की इस पूरे दौरे का एक सॉफ्टवेयर साइड ये है कि दोनों ही जो महाशक्तियां हैं वो उनको यहाँ का जो बुद्धिज्म है वो जोड़ता है, और ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धिज्म है जापान में वो भारत से ही आया। और आज एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भी प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला है, डारोमा डॉल, जो कि यहाँ पे जापान का एक बहुत ही आकर्षक तोहफा माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये गुड लक के लिए दिया जाता है किसी को भी। और और ये भी कहा जाता है कि ये जो तोहफा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इस तोहफे को आप इस रूप में देते हैं कि आपकी दोस्ती लगातार बनी रहे और जो रिश्ते हैं और भी बेहतर हों। इसके साथ ही जो स्काई टावर यहाँ का है टोक्यो का, उसको पहली बार तिरंगे में अगर आप कहें तो तिरंगे से पूरा सजाया जाएगा। तो भारत और जापान के बीच की जो दोस्ती है वो उसको एक नई परिभाषा देने के लिए ये जो दौरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर साइड भी इस दौरे के हैं। जो द्विपक्षीय वार्ता है उसको आप कह सकते हैं कि उसमें ठोस वार्ता या ठोस तथ्यों पर सभी की निगाहें रहेंगी। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब प्रधानमंत्री जब भी टोक्यो आते हैं तो जापान की राजधानी से बाहर किसी शहर में जाते हैं। इस बार सेंडाई की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो बुलेट ट्रेन के माध्यम से वहां पर जाएंगे और सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है उसको रिव्यू करेंगे और वहां पर एक संयंत्र है उसका भी अवलोकन करेंगे। अजय, जापानी भाषा में कहावत है नाना क्वारबी याओकी, यानी कि अगर आप 7 बार गिरे हैं तो 8 बार उठिए और उन चुनौतियों को पार पाते हुए आगे बढ़िए। और इसी तरह की आर्थिक चुनौतियों से जापान ने भी निपटा और भारत ने, इसीलिए एबेनॉमिक्स और मोदीनॉमिक्स को इकट्ठे एक ही तराजू में लगातार लोग तोलते आए। किस तरह से जो प्रमुख आर्थिक फैसले रहे दोनों देशों के बीच वो युगांतकारी और क्रांतिकारी साबित होंगे इस दौरे के लिहाज से, जिन सेक्टर्स और जिन बिजनेस लीडर्स की रिपोर्ट हमने आपके जरिए देखी?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दोनों ही जो देश हैं एशिया की महाशक्ति हैं और आपको पता है कि वो टॉप 5 इकोनॉमी जो पूरी दुनिया की है उसमें ये दोनों ही शामिल हैं। जिस तरह से हमने देखा कि भारत में जापान 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। दोनों देशों के बीच में अगर आप बायलैटरल ट्रेड देखें तो 25 अरब डॉलर का है, जिसको और भी ज़्यादा बढ़ाने बात हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे जो हमारे बीच नहीं है, उनके बीच में जो दोस्ती है उसको पूरी दुनिया ने देखा और मोदीनॉमिक्स और जिस आबेनॉमिक्स की बात की जिसमें जापान भारत का एक बहुत ही सशक्त साझेदार बन करके उभरा है। जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता है तो जापान एक सहयोगी के रूप में आज से ही नहीं दशकों पुरानी हमारी जो दोस्ती है उसमें खड़ा नजर आता है। तो चाहे आप जो ओडीए देखें जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑफिशियल असिस्टेंस है जापान की तरफ से भारत को दिया जाता है। भारत के 11 शहरों में 8 राज्यों में 11 इंडस्ट्रियल जापानीज इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जापानीज कंपनीज को मदद करती हैं। 1400 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 100 भारतीय कंपनियां यहाँ पर जापान में काम कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि दोनों देश कितना इंपॉर्टेंट है और बुनियादी ढांचे में जिस तरह से ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट पे जापान ने अपना सहयोग दिया है और एक तकनीकी सहयोग के रूप में भी सामने आया है। तो भारत को चाहिए तकनीक, भारत को चाहिए निवेश, तो ये दोनों ही जापान दे रहा है और जापान को चाहिए बाजार और टैलेंट जो कि भारत देगा। ये जो मोदीनॉमिक्स और आबेनॉमिक्स का एक तरह से कॉम्प्लीमेंटेरिटीज है वो आपके आने वाले कुछ सालों में आप अगर आप कहें आने वाले दशक में ये कॉम्प्लीमेंटेरिटीज आपको जमीन पर आती दिखाई देंगे। जिसका आपने जिक्र किया कि आप 7 बार अगर आप गिरते हैं तो 8वीं बार खड़े होइए। ये यही दिखाता है कि जो दोनों देशों की दोस्ती है, जो दोनों देशों के जो संबंध हैं वो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी लगातार वापस आते हैं और वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया संरक्षणवाद से इस वक्त परेशान है, शायद भारत और जापान एक दूसरे का सहयोग करके जो भरोसे की बात है दोनों देशों के बीच में एक दूसरे को मदद करते हुए नजर आए। क्योंकि हमने उभरते हुए बाजारों की जिक्र किया कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जापान के लिए और हम जानते हैं कि टैरिफ वॉर से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में दौरा उस लिहाज से कितना अहम हो जाता है। क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड का दृष्टिकोण यहाँ से आप किस नए स्तर पर जाते हुए देखते हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पर जब क्वाड के बारे में सवाल किया गया विदेश मंत्रालय से, दोनों ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि क्वाड को लेकर के चर्चा होगी दोनों ही नेतृत्व के बीच में और क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है न केवल भारत और जापान के बीच में बल्कि चारों देश जो क्वाड का हिस्सा है। तो क्वाड में बात होगी, किन मुद्दों पर बात होगी अभी यह तय नहीं हुआ है, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता जब भारत और जापान के बीच में होगी तो उसका क्वाड का जिक्र जरूर होगा। और कैसे आप आगे जाते हुए क्वाड की अहमियत को बनाए रखते हैं इन यूनिलैटरल टैरिफ वॉर के बीच में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जापान लगातार जापान ही नहीं एशिया और अलग अलग देशों की जो स्थिति है इस टैरिफ वॉर को लेकर के, इसमें जापान पे अंततः 15% का टैरिफ लगाया गया, भारत पे 25% का टैरिफ बढ़ा करके 50% किया गया। इस टैरिफ वॉर के बीच में किस तरह से क्वाड की रिलेवेंस बनी रहती है उस पर जरूर चर्चा होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शिदा को क्वाड जो कि भारत में ही होने वाला है उसके लिए न्योता देंगे। इसमें अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी, कैसे रहेगी, वो तो थोड़ा सा उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन ये तय है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि क्वाड एक चर्चा का विषय रहेगा, पर उसके आयाम क्या होंगे वो अभी फिलहाल है। जहां तक हमने अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र किया, अभी तो आगे इस पर मंथन और होना बाकी है अजय। हमने आपकी रिपोर्ट्स भी देखी। ऐसे में अगर ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए, हमने देखा कि प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरा था जापान जाने से पहले, जहां हमने सबसे बड़ी लिथियम बैटरी की अगर बात की उसके उत्पादन को 100 से ज़्यादा देशों में भेजने की बात की, जिसमें सुजुकी भी वहाँ पर मौजूद था। आपको क्या लगता है कि जिस टिकाऊ परिभाषा के लिए जापानी जाने जाते हैं, द मोस्ट रिलायबल, उस लिहाज से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए खास तौर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में दोनों देश एक नई परिभाषा गढ़ते हुए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ऑटोमोटिव और खासतौर पर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का क्षेत्र है उसमें जो संबंध है दोनों देशों के बीच में वो बहुत ही पुराने हैं। ऑटोमोबाइल आप जानते हैं कि जिस तरह से मारुति सुजुकी का आपने जिक्र किया, तो ये मेरे ख्याल से देश का सबसे पुराना संयुक्त उपक्रम आप कह सकते हैं जिसने सफलता की कई सारी गाथाएं लिखी हैं, कई पड़ाव पार किए हैं। और अब तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा कि हम मेक इन इंडिया पर बढ़ावा दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दे रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए हम ये
पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, कम से कम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कि जापान के सहयोग से जो प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, उसको जापान को वापस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और 100 से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, 100 से ज़्यादा देशों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट किया करेगा भारत, वो मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी सफलता है। और शायद मेक इन इंडिया की इसी सफलता को अब पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे कि कैसे एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर जापान ने इस पूरी यात्रा में बहुत ही सहयोग किया है। और आगे जाते हुए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है, चाहे उसके पार्ट्स का निर्माण हो या फिर दोनों देशों के बीच में तकनीकी सहयोग हो, संयुक्त उपक्रम लगाना हो, या फिर एक दूसरे के देशों में जो वास्ट टैलेंट पूल है उसका उपयोग करना हो, तो देश काफी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ऑटोमोबाइल एक नई रफ्तार पकड़ने जा रहा है। और ऑटो सेक्टर तो अगर आप छोड़ भी दें तो बुनियादी ढांचे का जिसका सीधा संबंध ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, उसमें भी दोनों देशों की जो साझेदारी है, जो सहयोग है, वो कई मील के पत्थर अभी आने वाले दिनों में भी एक तरह से तय करती हुई नजर आएगी, जिसका हम सभी को इंतजार है उन घोषणाओं का जो आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद की जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि जो भारत में जापान का निवेश है, वो जितना कमिटमेंट है, ऐसा माना जा रहा है कि उसको डबल या दोगुना करने की जो तैयारी है, वो यहाँ से कुछ न कुछ बड़े मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान्स जरूर आपको आते हुए दिखाई देंगे। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, खासतौर पर सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी जो जापानीज कंपनीज हैं वो गुजरात में मौजूद हैं, वो आसाम में मौजूद हैं, और अभी स्किल डेवलपमेंट के सहयोग कर रही हैं। डिजाइनिंग आप जानती हैं कि भारत में की जाती है सेमीकंडक्टर की, तो आगे जाते हुए ये जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी है, जिसमें सेमीकंडक्टर का भी योगदान है, वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और ऑटो सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है इन दोनों देशों के। बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में मुझे पता है कि आज आपका बहुत ही पावर पैक्ड और हेक्टिक डे है, लेकिन कहते हैं कि किसी का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और प्रधानमंत्री ने गुजरात के दौरे में भी कहा था कि जापानी जब भी कहीं जाते हैं तो अपना खाना ढूंढते हैं, और ऐसा ही गुजराती लोगों के साथ भी है। तो क्या लगता है कि ये फूड पॉलिसी कैसे दोनों देशों को और करीब लेकर आएगी, जिसमें हम मिलेट्स की बात करते हैं, जिसे हम श्री अन्न कहते हैं, कैसे दोनों देशों के लिए एक और सेतु का काम करेगी इस दोस्ती को नए आयाम पर ले जाने के लिए? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी दौरे का एक तरह से आप कहें कि गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, जिस पर काफी बातें होती है, लेकिन सॉफ्टर साइड भी होता है जो पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोनों देशों के बीच जो अगर आपको याद होगा तो शिंजो आबे साहब को पानी पूरी खिलाई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद पानी पूरी की जो मांग है अचानक से जापान में बढ़ गई। लोगों ने पहली बार जाना कि भारत की पानी पूरी का जो स्वाद है वो कैसा होता है। पहले यहाँ पे केवल करी और नान की बातें होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय समुदाय भी करीब 54,000 से ज़्यादा है जो कि यहाँ पर रह रहा है, और ये संख्या लगातार बढ़ ही रही है। भारतीय रेस्टोरेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल का रास्ता जो है वो स्वाद से होकर के गुजरता है, और जो भारतीय स्वाद है वो लगातार जापान में बढ़ रहा है। जो यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे होता है, उसमें भारत के आम जो है वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, और मैंगो सीजन में तो एक तरह से शॉर्टेज हो जाती है। पहले इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम हो गए हैं। तो भारत के आम का स्वाद जापान चख चुका है, और उसको एक तरह से कहें तो लत लग चुकी है। भारत की जो कुजीन है वो जापानियों को पसंद आ रहा है। यहाँ के मसाले, यहाँ की जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो काफ़ी लोगों को लुभा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ग्रेट कनेक्ट है दोनों देशों के बीच में। तो चाहे हम सुशी ट्राई करना चाहें जापान में आके, या फिर जापान वाले डोसा ट्राई करना चाहिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है दोनों देशों के बीच में वो लगातार सुशी तो बहुत इंडियनाइज्ड हो गया अजय अब यहाँ पर, और ख़ास तौर पर क्योंकि हमें दोनों देशों की बात की तो जापानियों को वर्कोहॉलिक्स माना जाता है, और जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री भी बिना रुके अथक प्रयास के साथ लगातार काम करते हैं, तो ये क्वालिटी भी दोनों देशों को जोड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। आगे भी अब जब हम स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जाएंगे आपसे लगातार चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री के जापान दौरे से जुड़ी बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे के लिहाज से टोक्यो पहुंच चुके हैं। आज कई अहम एंगेजमेंट्स हैं, जिसमें बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात है। इस पर हमारी खास पेशकश आप 10 बजे देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी, देखते रहिए DD न्यूज़। खिलाड़ियों का लंबे समय से एक सपना पल रहा था कि भारत के पास अपना एक अलग खेल कानून हो, तो केंद्र सरकार की इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? ये बिल मोदी जी ने लास्ट पार्लियामेंट सेशन में पारित करके
देश को स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को रोबस्ट और कानूनी दायरा में लाके हमारा आने वाला 10 साल और 25 साल में हमारे गोल को अचीव करने के लिए ये चौथा बड़ा रिफॉर्म करा। स्पोर्ट्स फेडरेशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करा। इस बार हमने तय करा कि देश में 3 दिन तक खेल दिन मनाना है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब और अन्य कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। अमित शाह गुवाहाटी स्थित राजभवन में ब्रह्मपुत्र विंग का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन और असम के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाब बोरबोरा जी के जन्म शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। अमित शाह ने कल गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में असम भाजपा की कोर कमेटी की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता की, जिसमें 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने और तैयारियों की समीक्षा की गई। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में हेमंत बिस्व शर्मा सरकार असम के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक समृद्ध असम के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में लगभग हर दिन हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहाना बना हुआ है। तापमान में भी काफी कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 सितंबर तक हर दिन बारिश होने का अनुमान जताया। हरियाणा और पंजाब में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों की बस सेवाएं बाधित हुई। मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब में 2 सितंबर तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 30 अगस्त को झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही लैंडस्लाइड से प्राकृतिक आपदा भी लोगों के लिए परेशानी का सबब है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आईएडी ने तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में अगले 6 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई। 29 अगस्त, 2 और 3 सितंबर को केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली, टेहरी, पौड़ी, गढ़वाल जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। बात बिहार की, जहां की राजनीति में जातियों के साथ साथ अब कानून व्यवस्था, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उभर कर सामने आ रहे हैं। जंगल राज बनाम सुशासन की बहस तेज है, लेकिन इन सारी बहस और महाबहस के बीच एसआईआर का मुद्दा भारी पड़ रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर घमासान जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी समीक्षा की जा रही है, जबकि विरोधी दलों का दावा है कि ये मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की एक कोशिश है। ये न सत्ता पक्ष का मुद्दा है, न विपक्ष का मुद्दा है। कंफ्यूजन है कि ये विपक्ष का मुद्दा है, कतई नहीं। ये मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने की। ये मुद्दा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान को सुरक्षित रखने का। ये मुद्दा है यहाँ के एक एक नागरिक का, चाहे वो पक्ष में हो या पक्ष में हो, उसकी आज़ादी और स्वतंत्रता का।
इधर एनडीए एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए बता रहा है कि फर्जी मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना चुनाव आयोग का ये विधि सम्मत कार्य है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है कि मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है। तो अगर मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम 3 जगह है, 4 जगह है, 5 जगह है, या मृतक परिवार है, लड़की की शादी हो चुकी है, ससुराल चली गई है, 2-2 बच्चे उसके पास है, और सबका नाम अगर यहाँ पर आप रखेंगे एक जगह, वहाँ भी रखेंगे, तो मतदाता सूची में डबल जो नाम है, ट्रिपल नाम है, अगर उसको इलेक्शन कमीशन अगर भारत का निर्वाचन आयोग अगर हटा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक से ज्यादा नकारात्मक है। एसआईआर ऐसा मुद्दा हो गया है, इसको मैं मानता हूं कि कांग्रेस और महागठबंधन ने इसको अब पूरे देश में इसी मुद्दे को वो मैसेज देना चाहते हैं कि भाई चुनाव आयोग के माध्यम से जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए, प्रधानमंत्री बेईमानी करते हैं। लेकिन और तो अब तो ये हंसी का पात्र हो गया पूरा अभियान। महाराष्ट्र में जिस सूची की बात की थी, जिस एजेंसी ने से वो फीडबैक लेते वही कहा कि ये तो हमारा डाटा गलत था, सॉरी फॉर, वही माफी मांग रहा है, जिस आधार पर पूरा एसआईआर का विरोध हो रहा है। राजनीतिक रूप से देखें तो बिहार और बंगाल में होने वाले चुनावों को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि यदि सरकार को एसआईआर के मुद्दे पर घेरा नहीं गया तो इससे उनके मूल वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अगर मुद्दों की बात करें तो राज्य के सियासी तापमान में चर्चा सिर्फ एसआईआर की है। विपक्ष जहां एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी है, वहीं सत्ता पक्ष विगत के सालों में किए गए अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। और अब बात बदलते बिहार की। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिहार के चंदन कुमार, जय शंकर कुमार झा, जितेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार साहू को अब घर के पास काम मिला। घर के पास ही काम मिलने से उनके चेहरे की खुशी दोगुनी हो गई। देखिए रिपोर्ट। जब पिता या परिवार के अन्य सदस्य काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं तो परिवार टूट जाता है और बच्चों के पालन पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिहार में विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने इस समस्या से उबरने के लिए लगातार काम किया है। आज बिहार में उद्योगों का जाल है और इस इंडस्ट्री में बिहार के लोग बाहर के राज्यों से आकर अपने ही घर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की में देखिए बदलते बिहार की कहानी, बिहारी कामगारों की जुबानी। कभी बिहार का युवा रोजगार के लिए तर भटकता था। परदेश में काम तो मिलता, लेकिन परिवार से दूरी और रोज की मुश्किलें जिंदगी को भारी बना देती थी। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन में बदल गया है। इस बदलाव की कहानी बयां कर रहे हैं दिल्ली से लौटे चंदन कुमार, जिन्हें अब अपने ही घर के पास नौकरी मिल गई है। और इससे पहले मैं एक्सपोर्ट कंपनी में ही दिल्ली में काम करता था। वहाँ पे बहुत परेशानियाँ होती थी, जो रूम लेकर रहने पे बहुत तरह की परेशानियाँ होती थी, जैसे खुद से सारे काम करना, प्लस में ड्यूटी जाना, गाड़ी घोड़ा की सब परेशानियाँ होती थी। आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ, तो मुजफ्फरपुर में कंपनी है तो हम लोग बहुत अच्छी सुविधा है कि हम लोग घर के पास से ड्यूटी करते हैं और हमें अच्छा लगता है। जय शंकर कुमार झा कहते हैं कि अब परेशानियों के दिन खत्म और सुविधाओं के दिन शुरू हो गए हैं। चेन्नई में हम लोग काम करते हैं, तिरुपुर में, वहाँ से अच्छा यहाँ बिहार में है। अभी बहुत अच्छा है, बिहार में घर पर ही है, बगल में है घर पर। तिरुपुर में खाना का, बात का, इस सब का परेशानी था। बिहार में हो गया, कंपनी अच्छा है, लाभ भी अच्छा है। जितेंद्र कुमार को अब हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु जाने की जरूरत नहीं। उन्हें अब अपने ही प्रदेश में काम मिल गया है। तिरुपुर तमिलनाडु में काम करता था और वहाँ पे सर बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, जैसे यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस था और जाने में हमको 3 से 4 दिन लग जाता था। और अभी सर हम मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे सर हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं और हम रोज़ काम करके अपने घर बाल बच्चों से मिलते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों की सुविधा मिली है। गुरुग्राम से बिहार लौटे जितेंद्र कुमार साहू कहते हैं कि उन्हें बिहार में गुरुग्राम से भी कहीं ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं।
मैं इससे पहले गुड़गांव में काम करते थे, 70 में 70-18 उद्योग बिहार में गुड़गांव में काम कर रहे थे। वहाँ से अच्छी सुविधा यहाँ मिल रहा है हमारे बिहार राज्य में, और फैसिलिटी भी अच्छी है, और घर जाने आने में भी सुविधा अच्छा हो रहा है हमें। वहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी में रहते थे, यहाँ आकर के मुझे अच्छा सुविधा मिल रहा है। रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन चुका है। बात बदलते बिहार की में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार में माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन में तब्दील हो चुका है। कल फिर हम दिखाएंगे आपको बिहार में सफल रिवर्स माइग्रेशन की कहानी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और अब बात अर्थव्यवस्था की, जिसके मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई। भारत की औद्योगिक उत्पादन जुलाई में 3.5% बढ़ गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई थी। आईआईपी के 3 जो प्रमुख घटक हैं, या कह सकते हैं कारक, जिसमें हम बात कर रहे हैं विनिर्माण की, वो जुलाई में 5.4% बढ़ा, जबकि इससे पिछले महीने इसमें 3.7% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं बिजली उत्पादन में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। और इस साल जुलाई में देश का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 4 महीने के उच्चतम स्तर यानी कि 3.5% पर पहुंच गया। विनिर्माण क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन की वजह से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 3.9% की वृद्धि देखी गई। हालांकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और अब बात किसानों से जुड़ी हुई। देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है और इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की खास बात यह है कि किसान 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से हासिल कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में किसानों को समय समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को उनकी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को फसल उत्पादन के लिए जरूरी कृषि इनपुट जैसे बीज और खाद खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सहायक गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य गैर कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना, किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और किसानों को कठिनाई के समय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने या कृषि उपकरण की मरम्मत करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदन देने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के बैंक की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज दिखाई पड़ेगा। उसमें अपनी सभी डिटेल्स भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नजर आएगा। अगर आप पात्र होंगे तो बैंक आपसे संपर्क करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसके थ्रू हमारे किसान भाई जो प्रोडक्टिविटी के लिए लोन चाहिए या समय समय पर जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उससे इसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी इसमें मिलने का प्रावधान है। कृषि में या कृषि के संलग्न जो भी व्यवसाय है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, इनके लिए भी इसकी उपलब्धता है। किसानों को इस स्कीम के तहत कुल 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 लाख रुपए का लोन फसल के लिए और 2 लाख रुपए खेती से जुड़े काम के लिए मिलता है। सरकार इस योजना में 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान बोनस देती है। इससे किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक चालू किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल 10.05 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार की यह पहल जहां एक तरफ कृषि विकास को बढ़ावा देती है, वहीं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है और इससे एक आत्मनिर्भर कृषि समुदाय का मार्ग प्रशस्त होता है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ की वजह से कम 17 लोगों की जान चली गई और 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से 1600 से अधिक गांव भी जलमग्न हुए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि इस हफ्ते पंजाब प्रांत में 10 लाख से अधिक लोगों को घरों से निकाल दिया गया, क्योंकि भीषण बाढ़ ने हजारों गांवों में तबाही मचा दी और फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। बात वेनेजुएला की, जहां के संयुक्त राष्ट्र राजदूत सैमुअल मोनकाडा ने संयुक्त राष्ट्र से दक्षिणी कैरेबियन और आसपास के जलक्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला किसी के लिए खतरा नहीं है और इस क्षेत्र में असली खतरा कैरेबियन और अमेरिकी सैन्य और परमाणु हथियारों की मौजूदगी है। वहीं इस पर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस नौसैनिक तैनाती का उद्देश्य लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल से जो उत्पन्न खतरे हैं उनसे निपटना है। कोलंबियन रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि दक्षिणी पूर्वी कोलंबिया के एक जंगली क्षेत्र में सशस्त्र नागरिकों ने कम से कम 34 सैनिकों का अपहरण कर लिया। संघर्ष में 11 गुरिल्ला मारे गए, जिनमें से पूर्व FARC विद्रोही समूह के एक असंतुष्ट गुट का कमांडर भी शामिल था। रक्षा मंत्री सांचेज ने कहा कि सैनिकों को उस समय अगवा कर लिया गया जब वो एक सैन्य अभियान के बाद इलाके को खाली कर रहे थे, जिसमें एक EMC कमांडर और 10 अन्य विद्रोही मारे गए। और अब बात हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की, जिनकी आज जयंती है। आज ही के दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में भव्य समारोह का आयोजन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया कई खेल प्रतियोगिताएं जो हैं उसका शुभारंभ करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है और 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत के हॉकी के स्वर्णिम काल में मेजर ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि रहा। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का हॉकी में वही रुतबा है जो फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का है। कहते हैं जब ध्यानचंद हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादुई स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी से जुड़े जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी खिलाड़ी के हों। कहा जाता है कि एक बार जब वे हॉलैंड में खेल रहे थे तब उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ कर देखा गया था। इसी तरह एक बार जापान में खेलते वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद को चिपकी हुई देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही जाने लगी। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वे सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1988 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 14 गोल किए। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। लंबे समय तक विश्व हॉकी के शिखर पर रहे मेजर ध्यानचंद का देहांत 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में हुआ। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर करने की बजाय उसी मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो हॉकी के खेल का पर्याय मेजर ध्यानचंद और उसे परिभाषित करने के लिए उन्हें जाना जाता है और 8 बार के ओलंपिक चैंपियन
विजेता रहे हैं मेजर ध्यानचंद, जहां उन्हें साफ तौर पर ये कहा जाता था कि उनकी हॉकी एक जादुई स्टिक के समान है और जिस तरह से खेल भावना के साथ उन्होंने इस खेल को खेला या फिर यूं कहें कि इस खेल को जिया है, ये अपने आप में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत प्रासंगिक है, जो हॉकी में अपना भविष्य देखते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि खेलोगे तो खिलोगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के सपने को साकार करने वाले फिट इंडिया अभियान को हम आज एक जन आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत साल 2019 में की। इस अभियान का उद्देश्य फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना और फिटनेस एक्टिविटीज को जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना था। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है। एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना के साथ शुरू की गई फिट इंडिया मुहिम आज एक जन आंदोलन के रूप में सामने है। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को की थी। इस मुहिम का उद्देश्य फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना, फिटनेस एक्टिविटी को जीवन शैली का हिस्सा बनाना और फिटनेस को आसान, मजेदार और निःशुल्क रूप में बढ़ावा देना है। फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य के साथ पिछले 6 वर्षों में कई प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें फिट इंडिया स्कूल सप्ताह, फिट इंडिया कार्निवल, फिट इंडिया क्लब, फिट इंडिया डायलॉग, फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल, फिट इंडिया क्विज और फिट इंडिया फ्रीडम रन जैसे कार्यक्रमों के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस देशव्यापी अभियान से अब तक करोड़ों लोग न सिर्फ जुड़े बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में फिटनेस एक्टिविटी को भी शामिल किया। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कई मौकों पर देशवासियों को फिटनेस के प्रति सचेत किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मोटापे से मुक्त जीवन जीने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर के नागरिकों से फिटनेस और खेल के लिए 1 घंटा समर्पित करने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र और फिट इंडिया मिशन द्वारा संचालित किया जाएगा और 29 से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय खेल आंदोलन के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 30 अगस्त को देश भर में फिट इंडिया कार्निवल शैली के कार्यक्रमों के आयोजन के साथ जारी रहेगा। सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूकता और उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर में खेल और फिटनेस पर केंद्रित वाद विवाद, पैनल चर्चा, वार्ता और प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। 31 अगस्त को देश भर के नागरिक राष्ट्रीय खेल आंदोलन की थीम के तहत फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिससे लोगों को साइकिलिंग को एक नियमित फिटनेस अभ्यास के रूप में अपनाने और इससे अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की, जिसमें भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और अमनप्रीत सिंह ने रजत पदक जीत लिया। दोनों ने हर्ष गुप्ता के साथ टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में भारत अब तक 44 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक लेकर कुल 82 पदक जीत चुका है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।